हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप सभी का एएलसी क्लासेस पे स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, एएलसी क्लासेस आपका जेएमआई एएमयू एंट्रेंस प्रिपरेशन कराती है आपके क्लास 6 की, 9th की और 11th। और हम लोगों का जो एक सीरीज चल रही थी, उसके अंदर हम लोग अब थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। और आपका हम लोगों ने आपके दो चैप्टर जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। दैट वन इज हमने जो कवर किया है आपका, दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हम लोगों ने आपका कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने बेसिक्स बातें की थी, भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपका, ये सारी चीजें हमने आपकी कवर की थी कि भाई किस तरीके से हम आपका रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से लिखते हैं, रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरीके से शो करते हैं, कि रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट है या नहीं है, किस तरीके से लिखते हैं, रिएक्शन आपके किसके प्रेजेंस में हो रही है, किस तरीके की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपकी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, इस तरीके की सारी बातें की थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो सारी बातें की थी हमने। रिडॉक्स रिएक्शन है, वो सब बातें हमने की थी। और उसके अंदर हमने जो था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने क्या क्या था, हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, बट वो रिएक्शंस हमने उसका इतना इन डीप अंडरस्टैंड नहीं किया था, क्योंकि वो इंडिविजुअल चैप्टर में आपकी आएंगी। हमने ये बता दिया था कि भाई फर्स्ट चैप्टर के अंदर किस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होगी, ये नहीं बताया था कि ये रिएक्शन ऐसे क्यों हो रही है। फिर जैसे ही मैं सेकंड चैप्टर के अंदर आया, तो मैंने वहां पर आपकी रिएक्शंस पढ़ाई एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर, कि भाई एसिड प्लस मेटल आपका रिएक्ट करेगा तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। और आपका एसिड प्लस मेटल का कार्बोनेट आपका रिएक्ट करेगा, सोल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो वो रिएक्शंस मैंने आपकी वहां आपकी एक्सप्लेन की। मतलब पहले हम वो रिएक्शन देख चुके हैं, और वो सारी रिएक्शंस हमने वहां पर पढ़ी थी आपका एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर। तो पहला चैप्टर हमारा था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और दूसरा चैप्टर था आपका एसिड बेस एंड सोल्ट। ये चैप्टर हमने लगभग आपका 7 लेक्चर में कंप्लीट किया है, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आई थिंक 5 लेक्चर में कंप्लीट किया है। और दोनों के आपके पी वाई क्यू भी हमने अपने चैनल पर अपलोडेड कर दिए हैं, और इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी प्रॉब्लम सारी हम लोगों ने डाल दी है। और मैंने एक एनालिसिस ये देखा है कि जेएमआई के मैंने आपके 8-10 साल के पेपर देखे, और उससे मैंने आपका एनालिसिस ये किया कि आपके लगभग 60% जो क्वेश्चन हैं आपके केमिस्ट्री के एज इट इज आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आ रहे हैं। 60% जो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, आपके कितने क्वेश्चंस, आपके 60% क्वेश्चन आपका एज इट इज, नो डेटा चेंज, आपका एज इट इज आ रहे हैं आपके आपके कहां से आ रहे हैं, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से आ रहे हैं। मतलब आपका 15 के आपका 60% आपके 9 क्वेश्चंस आपके 9 या 10 क्वेश्चंस आपके एज इट इज आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है। 60% किसी एग्जाम का एक सेम बुक से आपका आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी को जरूर करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, हमारे लेक्चर देखने के बाद, हम लेक्चर्स में सारी चीजें, थ्योरी जो एनसीईआरटी में दे रखी वही भी, और जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ एडिशनल चीजें होती है वो भी हम समझाते हैं। और इवन उसके अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। सिर्फ एमसीक्यू नहीं, हम सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चंस उठा के ला रहे हैं, और उसके एमसीक्यू फ्रेम कर रहे हैं, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। और हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन से आप मल्टीपल चीजों की अंडरस्टैंडिंग करें। तो हमारा तो आपके दो चैप्टर हो गए, आपके एसिड बेस एंड सोल्ट, और आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और साथ में हमारा एनसीईआरटी भी हो रही है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हो रहा है, और साथ में हमारा आपका पीवाईक्यू भी हो रहा है। ठीक है। और तो हमारा केमिस्ट्री का इसके बाद आपका मेटल और नॉन मेटल के बाद एक चैप्टर और है, दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, जो आप 11th में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। जो एक तो 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, जीओसी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आपका 10th में उसकी अंडरस्टैंडिंग, जीओसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए 10th का केमिस्ट्री आपका, 10th का ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हम 10th के अंदर आपका कार्बन एंड इस कंपाउंड पढ़ेंगे, वो आपका 11th में भी मदद करेगा। हम इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे।
तो हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, इसके हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हो गया और साथ में हमारे पीवाईक्यूज भी आपके हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आपने एक चीज क्लास 9th के अंदर जरूर पढ़ी होगी भाई, एलिमेंट। एलिमेंट आपका क्या है? एलिमेंट आपके 3 ग्रुप में हमने एलिमेंट को आपका क्लासिफाई किया था क्लास 9th के अंदर, और हम क्लास 9th का भी लेकर आएंगे तो हमने एलिमेंट को आपका 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। एलिमेंट आपके 3 ग्रुप में क्लासिफाई होते हैं। आपका एक ग्रुप जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं? मेटल कह देते हैं। ठीक है, मेटल कह देते हैं। ठीक है, आपका मेटल कह देते हैं। ठीक है, मेटल। एक ग्रुप होता है जिसको हम कह देते हैं नॉन मेटल कह देते हैं, और एक ग्रुप आपका ऐसा होता है जो आपका मेटलॉइड होता है। ये मेटलॉइड क्या होता है, मेटल क्या होता है, यही चीज हम इस चैप्टर के अंदर आपका पढ़ेंगे मेटलॉइड्स के बारे में। देखिए मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इसकी क्लासिफिकेशन हम 2 बेसिस पर करेंगे। भाई मेटल मेटल है, नॉन मेटल नॉन मेटल है। क्यों मेटल मेटल है, क्यों नॉन मेटल आपका नॉन मेटल है? क्यों एक नॉन मेटल मेटल नहीं हो सकता? कोई आपका हमारा बेसिस तो रहा होगा क्लासिफिकेशन का, तो उसी बेसिस को आज हम समझेंगे कि किस बेसिस पर हम आपका मेटल नॉन मेटल को क्लासिफाई कर रहे हैं। और मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलाइट वो होते हैं जो आपका मेटल और नॉन मेटल की दोनों की आपके बिहेवियर आपका शो करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपका डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेटल नॉन मेटल का जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल का जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, 2 चीजें देखेंगे। एक उसकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, और एक आपकी हम आपका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस रखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, आपका एक हम क्या देखेंगे, आपका इसके क्लासिफिकेशन का जो बेसिस रखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखकर। तो हम इसकी मेटल और नॉन मेटल की क्या पढ़ेंगे, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। भाई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और आपकी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और आपकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। मेटल आपका कैसा बिहेव करेगा, मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, भाई मेटल आपका मेटल मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो और आपका नॉन मेटल किस तरीके से बिहेव करेगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे और आपका मेटल को क्लासिफाई करेंगे। तो हमारा बेसिस क्या होगा आपका, एक हम देखेंगे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और एक आपकी हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, और इसके बेसिस पर हम क्या है मेटल और नॉन मेटल को आपका क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज और हम इसकी क्या है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी देखेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी देखेंगे, और इस ऑन दिस बेसिस हम क्या है आपका मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई कर देंगे। बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपका बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। भाई किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए आपका किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेसिस होता है। भाई प्लांट को एनिमल से अलग दिखाने के लिए मैंने कुछ बेसिस सेट किया है कि भाई आपका प्लांट मूव नहीं कर सकते, एनिमल मूव कर सकते हैं। इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करने के लिए भी मैंने क्या बेस लिया, भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा, बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। और आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पहले हम ये समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज जो देखने पर नजर आ जाए। भाई फिजिकल का मतलब है भाई केमिकल भी नजर आ जाएगी, फिजिकल क्या, फिजिकली आप उसको फील कर सकते हैं, फिजिकली आपका प्रेजेंस होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल आपका क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल अपने घर पे आप आयरन नेल जिसको कील कहते हैं, ठीक है, उसको ले लें, या आप एल्यूमिनियम ले लें। आपके घर एल्यूमिनियम होगा, आयरन नेल होगा, कोई भी चीज आपके घर हो सकती है। अगर आप उसे सैंड पेपर से रब करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि आपका जब उसको आप क्लीन करेंगे तो उसके अंदर लस्टरनेस, लस्टर होएगा, वो चमक चमकीला होएगा। तो मेटल आपका क्या चमकीला होगा। और जैसे नॉन मेटल आप देख लें, आपकी नॉन मेटल आपके प्लास्टिक की चेयर होगी, प्लास्टिक इज अ नॉन मेटल, पीवीसी वगैरह हो गया, उसके अंदर इतनी लस्टर लस्टर नहीं होगा, वो इतनी चमक नहीं होगी जितनी चमक आपकी मेटल के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास वॉच है, भाई एक ब्रांड है टाइटेनियम, वो अपनी घड़ी आपकी इसी चीज पर बेचती है कि भाई उसकी घड़ी आपने के अंधेरे में भी देख लिया तो उसका जो लस्टरनेस है वो अंधेरे में भी नजर आ जाता है। तो आप कहने का मकसद ये है कि लस्टर होना
ये मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन नॉन मेटल आपके लस्टरस नहीं होते। तो आप क्या करें अपने घर पर आयरन नेल लें। क्या लें आप? क्या मैं अगर मैं मेटल की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेटल क्या होते हैं? आपके लस्टरस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आपके लस्टरस होते हैं। ठीक है, लस्टरस होते हैं मतलब आपके क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। क्या होते हैं आपके? चमकीले। हिंदी में से हम चमकीला बोलते हैं कि भाई चमकीला लस्टर है। ठीक है, मेटल्स आपके लस्टरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपके यूज गोल्ड के या सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो हम ज्वेलरी यूज करते हैं, वो भी तो बहुत ज्यादा लस्टरस होती है। तो मेटल्स आपके क्या होते हैं? आपके लस्टरस होते हैं। पहली बात। अब हम इसको कैसे देखते हैं? भाई आपका लस्टरस होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं? आपके लस्टरस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है। लस्टरस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम मेटल को क्या कह दिया? मेटल आर लस्टरस। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? आपके लस्टरस होते हैं। ठीक है, मेटल आर लस्टरस। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर आपने अपने आसपास एक लोहार की दुकान देखी होगी, लोहार की दुकान में क्या होता है भाई? वो एक आयरन का बार होता है और उसको पीटता रहता है और उसको क्या शीट्स में कन्वर्ट करता है। काय में कन्वर्ट करता है? शीट्स में। तो उस शीट भाई मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मेटल को क्या कर रहा है? शीट्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं? मैलिएबल। भाई नॉन मेटल है, प्लास्टिक तो टूट जाएगा, वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। बट मेटल क्या होते हैं? आपके मैलिएबल होते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, आपके क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, मतलब आपके शीट्स में आपके मैलिएबल कन्वर्जन इनटू शीट्स। क्या होता है? मैलिएबल का मतलब क्या होता है? आपका कन्वर्जन इनटू शीट्स। हम क्या करते हैं? मतलब मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, शीट्स में आपका कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, जो सबसे ज्यादा मैलिएबल होने वाला, कहने का मतलब यह है, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक मेटल लिया आयरन, ठीक है, और देखो आयरन मेटल है, आपका शीट्स में कन्वर्ट होता है, बात ठीक है। बट अगर आपने एक मेटल लिया आयरन और एक मेटल लिया आपने सिल्वर, ये वाली बात आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। आपने मान लीजिए आपने लिया एफई, आयरन का सिंबल क्या होता है? एफई। और मैंने मान लीजिए आपका लिया सिल्वर, दैट इज एजी, और मैंने मान लीजिए आपका गोल्ड। इसका मैंने फॉर एग्जांपल आपका 1 ग्राम ले लिया। ठीक है, इसका भी मैंने आपका 1 ग्राम ले लिया। ठीक है, और इसका भी मैंने आपका क्या ले लिया? 1 ग्राम। ठीक है, अब मैंने इनको शीट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो मेरे पास आउटपुट में ये निकला कि भाई सिल्वर और गोल्ड जो है ज्यादा शीट्स बना रहे हैं एज कंपेयर टू आयरन। क्या देखने को मिला? ये आपका इंडस्ट्रियल बेसिस पे हमने क्या देखा कि भाई सिल्वर और गोल्ड जो है ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम में यहां मान लीजिए एक शीट बन रही है, तो यहां हो सकता है 1000 शीट बन जाएं। आपने एक चीज देखी होगी, जो स्वीट्स होती हैं उनके ऊपर आपका सिल्वर फॉइल लगी हुई होती है। क्या लगा हुआ होता है? सिल्वर फॉइल होती है। तो सिल्वर कितनी पतली आपकी शीट होती है उसकी, तो इसीलिए आपका आयरन, आपका सिल्वर एंड गोल्ड आर मोस्ट मैलिएबल। मोस्ट मैलिएबल हमने इसलिए कहा क्योंकि इनका आउटपुट ज्यादा है। आपका कम अमाउंट ऑफ सिल्वर और गोल्ड आपका ज्यादा शीट्स आपका देगा। तो आपका सिल्वर और गोल्ड आर मोस्ट मैलिएबल, आर मोस्ट मैलिएबल। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई सिल्वर और गोल्ड महंगा होता है, महंगा होता है, बात ठीक है। बट मोस्ट मैलिएबल यहाँ पे मैंने उस रेफरेंस से नहीं लिया कि भाई आयरन से ज्यादा हम इसको मैलिएबल, मतलब कहने का मकसद यह है आयरन से हम शीट्स कम बनाते हैं और सिल्वर की शीट, सिल्वर से शीट ज्यादा बनाते हैं। यहाँ कहने का मतलब यह है कि आपका सिल्वर से और गोल्ड से ज्यादा शीट्स बनती हैं अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ आयरन लिया और 1 ग्राम ऑफ सिल्वर लिया या 1 ग्राम ऑफ आपका गोल्ड लिया। बात समझे? मतलब आपका 1 ग्राम में अगर यहाँ एक शीट बन रही है मान लीजिए, तो यहाँ 1 ग्राम के अंदर 1000 शीट्स बन सकती हैं। तो आपका क्या हुआ? सिल्वर एंड गोल्ड आर मोस्ट मैलिएबल। ठीक है, मैलिएबल। ठीक है, मैलिएबल। अब दूसरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई मैलिएबल, पहली प्रॉपर्टी होगी लस्टरस, मेटल आर लस्टरस। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी अब हम बात करेंगे मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल, ठीक है, मेटल क्या होते हैं? आपके डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल, डक्टिलिटी शो करते हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है? इस चीज को समझते हैं।
भाई मेटल्स क्या होते हैं आपके, डक्टाइल होते हैं। मतलब आपका डक्टाइल का मतलब यह है कि हम किसी भी मेटल को आपका वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तार के अंदर आपका कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी वायर काय के बने होते हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, ठीक है, कॉपर के और एल्यूमिनियम के। अच्छा, तो आपके डक्टाइल का मतलब ये हुआ कि मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर सके, मतलब उस प्रोसेस को डक्टिलिटी बोल देंगे। तो मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर, मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर, मेटल्स को हम क्या है वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डक्टिलिटी कह देते हैं, डक्टिलिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डक्टिलिटी। और मेटल्स क्या हुए आपके, डक्टाइल हुए, और इस प्रोसेस को मैं क्या कह देता हूं, आपका डक्टिलिटी कह देता हूं। अच्छा, यहां पे भी एक कंसेप्ट आता है, वही जैसे सिल्वर और गोल्ड मोस्ट मैलिएबल है, यहां पे आपका सिल्वर इज गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल। ठीक है, यहां पर आपका गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। कि आपका अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 ग्राम अगर आपने गोल्ड लिया तो उससे 3 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, 3 किलोमीटर लंबा। अब उसका डायामीटर हो सकता है कम हो, लेकिन आप उसको इतना ज्यादा वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 3 किलोमीटर लंबा वायर आप बना सकते हैं। तो गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल, गोल्ड इज आपका मोस्ट मैलिएबल। तो आप क्या कह सकते हैं, एयू, मतलब आपका गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल, गोल्ड आपका मोस्ट डक्टाइल, मोस्ट डक्टाइल। ठीक है, आपका गोल्ड क्या है, बहुत ज्यादा डक्टाइल है। आप क्या करते हैं इससे, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से लगभग आपका 3 किलोमीटर, ये आपका डेटा दे रखा है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से लगभग अप्रोक्स, आप इसमें क्वेश्चन तो आएगा नहीं, वैसी डेटा है, कोई इतना खास डेटा नहीं है, अप्रोक्स 3 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं। बट हम भाई इसे इलेक्ट्रिक वायर में यूज नहीं करेंगे, गोल्ड तो आपका यार बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत कॉस्ट है इसकी। 1,60,000 रुपए पर 10 ग्राम है, मतलब 1,60,000 रुपए तोला है आज के टाइम में। अगर हम इससे तार बनाने लगे तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तगड़ी, कितना ज्यादा एक्सपेंस होएगा हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी में। भाई जितना पूरी जिंदगी में बिल नहीं आएगा घर का, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, इतने के तार पड़ जाएंगे, वायर पड़ जाएंगे। तो हमने क्या किया, आपका जो कॉस्ट इफेक्टिव चीजें हैं, जैसे कि आपका जो हमारे घर में वायर होते हैं, जैसे आपके जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं आपके, वो आपके कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो आपका इलेक्ट्रिक वायर आपके कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि आपके बनते हैं आपके कॉपर के या आपके एल्यूमिनियम के। कॉपर वायर को ज्यादा अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है और ये आपका लॉन्ग रन भी होता है। ठीक है, अब बाकी वो डायमीटर के बेसिस पर आते हैं, 3 mm का वायर, आपका 0.5 mm का वायर, वो आपका अलग अलग होता है। ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के हिसाब से आता है, कहीं ज्यादा लोड है तो उस हिसाब से आपका वायर आता है, मोटा वायर आता है, फिर हल्का वायर आता है। तो आपका कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है आपके, इसके हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं। ठीक है, इसके हम क्या बनाते हैं, आपके इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल बेसिस पर। गोल्ड से क्यों नहीं बनाते, आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट है। आपका आपकी कॉस्टली है, गोल्ड क्या है आपका, कॉस्टली है। ठीक है, तो इसलिए हम गोल्ड को इन जनरल इंडस्ट्रियल बेसिस पर नहीं करेंगे, बट आउटपुट में मोस्ट डक्टाइल इज गोल्ड, इस बात को आप याद रख लें। बट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मोस्ट डक्टाइल, तो आप सोचेंगे यार गोल्ड तो महंगा है, नहीं, यहाँ मोस्ट डक्टाइल की बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, कि भाई 1 ग्राम में अगर 1 ग्राम मैंने कॉपर लिया, 1 ग्राम मैंने अगर आपका गोल्ड लिया, तो किसका आउटपुट ज्यादा है, तो गोल्ड का आउटपुट ज्यादा है। तो इस वजह से आपका गोल्ड क्या है, मोस्ट डक्टाइल है, मोस्ट डक्टाइल है। ठीक है, तो आपका इसको ये कॉस्ट इसकी क्या है, बहुत ज्यादा होती है आपके गोल्ड की। तो इलेक्ट्रिक वायर्स आपके काय के बने हुए होते हैं, आपके कॉपर के और एल्यूमिनियम के, कॉपर के और आपके एल्यूमिनियम। ठीक, अब बात आती है आपकी अगली प्रॉपर्टी जो आती है, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हुई, आपकी लस्ट्रस, चमकीले होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मैलिएबल, कन्वर्जन इनटू शीट्स, डक्टाइल आपका कि आपका वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपका सिल्वर इज मोस्ट नहीं, आपका गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल, और मैंने ये वाली बात आपको बता दी। और इलेक्ट्रिक वायर आपके कॉपर और एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के होते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है दैट इज, अगली प्रॉपर्टी आती है
ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब आपका टेम्परेचर, ठीक है। थर्मल का मतलब आपका क्या हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप एक आयरन का नेल लें, या आपके घर में कोई स्पून है वो ले लें, चम्मच है, या आपके घर में कोई आपका फ्राइंग पैन है, ठीक है, वो ले लिया, ठीक है, ये फ्राइंग पैन आप देख सकते हैं। क्यों इस फ्राइंग पैन को हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्यों इसको हम यूज कर रहे हैं? भाई इस वजह से इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है। थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है। मैं इस प्लास्टिक का भी तो बना सकता था, इस फ्राइंग पैन को इस प्लास्टिक का भी बना सकता था, क्यों नहीं बना रहा? भाई हीट अच्छी ट्रांसफर होगी। अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल फ्लेम पे रख दूं तो आपकी हीट आपकी पहले थोड़ा यहाँ गर्म होएगा, गर्म होते होते ऊपर तक गर्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आपका इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपकी क्या है, अच्छी है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपकी क्या है, अच्छी है। तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, इसी वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है। और थर्मल कंडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगी भाई? थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। थर्मल कंडक्टिविटी इसके मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करेगी कि इसका आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। आपका मेल्टिंग पॉइंट इसका आपका कम है या ज्यादा है, ठीक है, कम या आपका ज्यादा है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को कंडक्ट कर सके, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब कि ये हीट को कंडक्ट कर सके, ठीक है, मतलब हीट कंडक्ट कर सके, हीट आपका क्या कर सके, कंडक्ट कर सके, हीट आपका कंडक्ट कर सके। हीट क्या होती है भाई? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपका फ्लेम लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बर्नर पे रख दिया, ठीक है, मान लीजिए आपका ये बर्नर है, ठीक है, मेरे पास ये बर्नर है, बंसन बर्नर पे मैंने इसको रख दिया, ये आपका बर्नर मान लीजिए, ठीक है। अब ये जब हीट होएगा, अगर ये फ्राइंग पैन की बात ही कर लूं मैं, अगर ये हीट होएगा तो पहले आपका इसका यहाँ हीट होएगा और इसकी हीट आपके यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि आपका स्टील का बना हुआ है। अब मैं इस पे कवर चढ़ा दूंगा तो वो इंसुलेशन वाली बात अलग है, लेकिन अगर ये सिर्फ आपका एल्यूमिनियम का है, अगर ये एल्यूमिनियम का होता तो कंडक्टिविटी शो करता, हीट आपके यहाँ से यहाँ तक आपकी ट्रांसफर हो जाती। तो आपके मेटल्स क्या करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं, हीट का कंडक्शन करते हैं, हीट आपकी ट्रांसफर होती है, हीट आपकी क्या है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, इधर टेम्परेचर कम होगा। जैसे 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 आपका टेम्परेचर आपका इधर बढ़ती जाएगी हीट, जैसे ही आपका इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, इधर आपकी हीट इधर भी बराबर हो जाएगी और इधर भी आपकी हीट बराबर हो जाएगी, तो हीट ट्रांसफर क्या है आपका, रुक जाएगा। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अच्छा, ठीक है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है। तो आपके मेटल्स क्या शो करते हैं, आपके थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, मेटल्स आपके थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं। तो अब अगली प्रॉपर्टी की बात करें, पहले इतनी प्रॉपर्टीज आपकी यहां पर देख लें। आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा भाई एलिमेंट्स के बारे में, जो मैंने आपको बात बताई कि भाई एलिमेंट्स आपके मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और आपके मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, मेटलॉइड्स होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके, मेटलॉइड्स होते हैं। आगे क्या कह रहा है, इस बात को समझे, think of some uses of metal and non metal in our daily life। कुछ इसके यूजेस के बारे में सोचो। तो भाई ये भी तो आपका यूज है ना कि मेटल आपके लस्चरस होते हैं, तो इस लस्चरस होने की वजह से मैं इसको एज अ ज्वेलरी यूज करता हूं, यूज एज अ ज्वेलरी, ठीक है, यूज एज अ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, इसी वजह से तो करता हूं कि भाई ये लस्चरस है, और कोई बात थोड़ी है कि आपके लस्चरस है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इस बात को समझे कि व्हाट प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट, मतलब एक्चुअल में हम जो एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर, हम ये सारी जरूरतों के हिसाब से ही तो क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई मेटल आपका कंडक्टिबल है। तो इस प्रॉपर्टी को जो क्लासिफिकेशन का हमारा बेसिस निकल कर आया वो हमारे डेली यूजेस की वजह से निकल कर आया।
आगे क्या कह रहा है, हाउ आर दीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द यूज ऑफ दिस एलिमेंट। भाई अगर फॉर एग्जांपल मुझे कंडक्टिविटी के बारे में बात करनी है, भाई मेटल्स आपके कंडक्टर होते हैं, ठीक है, बट नॉन मेटल्स आपके कंडक्टर नहीं होते। नॉन मेटल्स आपके इन जनरल कंडक्टर नहीं होते, ग्रेफाइट होता है आपका, वो बात अलग है, आपका एक्सेप्शन है। मेटल्स इन जनरल कंडक्टर होते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब कंडक्टर है तो भाई उसी प्रॉपर्टीज को सोचते हुए इलेक्ट्रिसिटी का तार बनाऊंगा, भाई उसी चीज को तो सोच के बनाऊंगा। मैं कार्बन का इलेक्ट्रिक वायर थोड़ी बना दूंगा, लाइट ही कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो तो भाई इंसुलेटर है। मुझे कंडक्टिविटी किस के लिए क्या यूज करते हैं हम, मेटल का यूज करते हैं। मेटल वो कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, बट गोल्ड आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो हम इस सारी चीजों को, इस सारे पैरामीटर्स को सोचकर अपने प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल आपका वायर बनाना है तो मैं किसका बनाऊं, भाई वायर बनाना है तो किसका बनाऊं, तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी सोच ली, भाई जब मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं तो नॉन मेटल का तो मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है, नॉन मेटल का यूज नहीं करूंगा। फिर मैं देखूंगा भाई कॉस्ट इफेक्टिव कौन है, वो सारी चीजें आपकी हम सोच के डिजाइन करते हैं। फिर अगर मैलिएबल है, भाई मैं कार्बन को थोड़ी पीटूंगा, कार्बन की शीट्स थोड़ी बनाऊंगा, भाई मुझे मेटल की शीट्स बनानी है। मेटल्स आपका हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो वाली बात भी बात करूंगा। मेटल आपके सॉलिड होते हैं इन जनरल, तो भाई मैं शीट्स का कन्वर्जन करूंगा, तो वो भी मैंने इस सारी प्रॉपर्टीज को सोचकर आपका शीट्स बनाऊंगा। डक्टाइल होते हैं आपकी, और थर्मल कंडक्टिविटी की बात है, वो जो मैंने आपको फ्राइंग पैन दिखाया था, ये प्लास्टिक का थोड़ी बनाऊंगा, मैं पीवीसी का थोड़ी बनाऊंगा, वो तो भाई वैसे मेल्ट हो जाएगा। मैं ये सारी चीजें डिसाइड करूंगा कि वो थर्मल कंडक्टेबल है या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट आपका थर्मल कंडक्टिविटी नहीं शो करता, तो भाई क्या होएगा, खाना बन ही नहीं पाएगा, हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगी अच्छे से, आधा खाना आपका कच्चा रह जाएगा, आधा पक्का रह जाएगा। तो भाई हीट, तो ये सारी प्रॉपर्टीज देखकर ही मैं आपके अपने प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ। इस तरीके से आपका इंडस्ट्रीज में काम होता है कि मैंने बर्नर लिया तो मैंने इसकी कंडक्टिविटी की बात कर ली। अगली प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, दैट इज मेटल्स का, आपका जो इन जनरल आपके मेटल्स क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं आपके, मेटल्स आर सॉलिड, सॉलिड आपके होते हैं। आपने सॉलिड लिक्विड एंड गैस आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड वो होते हैं जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनमें बहुत ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस आपका बहुत कम होता है। तो सॉलिड आपके कंप्रेसिबल भी नहीं होंगे, भाई जब स्पेस ही नहीं है तो हम कंप्रेस कहाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूम के अंदर 2 लोग हैं और 2 लोग आने का और स्पेस है तो कंप्रेस कर सकते हैं, बट 4 लोग आ गए और 2 लोग अंदर और लाना चाहे तो हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे ना। तो मेटल्स आपके नॉन कंप्रेसिबल हैं और आपके मेटल आपके क्या होंगे, सॉलिड है। मैं सॉलिड क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, तो आपका मेटल क्या है, आपके सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। मेटल्स आर आपके सॉलिड, ठीक है, बट एक्सेप्शन भी है। मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं बट मरकरी, तो पहले मैं बता देता हूँ, आपका मेटल आपके सॉलिड होते हैं। एक मिनट इसको यहाँ रफ कर देता हूँ, ठीक है। मेटल आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट ये आपके सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे कि सोडियम देखा होगा आपने, सोडियम अभी आप सर्च करें तो सोडियम क्या होता है, सोडियम इवन नाइफ से भी कट सकता है। और आपका, आप आयरन को ले लें, आयरन आपका नाइफ से कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटने का। अगर आप लोहा लें, लोहे की रोड लें, उसको आप नाइफ से काटें, नहीं कटेगा। बट आपके मेटल्स इन जनरल आपके क्या होते हैं, आर सॉलिड इन जनरल, बट देयर इज एक्सेप्शन, देयर इज एक्सेप्शन इन इन जनरल, बट आपके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि आपका सोडियम हो गया या आपका पोटेशियम हो गया, ये बहुत ज्यादा आपके सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इवन कट विद नाइफ, इवन कट विद नाइफ, ठीक है, नाइफ के साथ भी आपके कट सकते हैं, ठीक है। और आपका सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि आपका हवा के साथ अपना ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा और आग लग जाती है। इसीलिए हम इसको केरोसिन में आपका रखते हैं। इस चीज के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, जब आपके हम रिएक्शंस वगैरह देखेंगे कि भाई मेटल किस तरीके से बिहेव करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ठीक है, तो मेटल्स आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं इन जनरल, और आपके एक्सेप्शन क्या है आपका, कि सोडियम आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है, सोडियम आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, सोडियम आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सोडियम आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसमें देखते हैं भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेटल्स
बाय कंपेयरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी। भाई मेटल और नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन करने के लिए हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखकर ही हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या कह रहा है, आप कॉपर लें, आयरन लें, एल्युमिनियम लें और मैग्नीशियम लें, ठीक है, और उसके सरफेस को आप क्लीन करेंगे तो आपको एक लस्ट्रनेस आपकी नजर आएगी, क्योंकि आपका आयरन है भाई, अगर ये आयरन खुला हुआ पड़ा है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, ये आपके रस बना लेगा और इसके ऊपर आपकी लेयर आ जाती है। अगर अपने घर में आप देखें कोई आपका आयरन का आयरन पिलर है, मान लीजिए आपके घर में, या फिर आयरन रोड है, तो वो क्या है, खुली हुई है, तो खुली हुई है तो ऑक्सीजन के साथ आपकी रिएक्ट कर जाएगी और ऑक्साइड बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा और डॉट एक्सो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे, ठीक है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो अगर वो मॉलिक्यूल्स भी आपके आ जाएंगे तो उसकी वजह से कलर क्या हो जाएगा, आपका डल हो जाएगा थोड़ा सा। बट आप जैसे इसको सैंड पेपर से क्लीन करेंगे, सैंड पेपर से आप क्लीन करेंगे तो इसकी लेयर रिमूव हो जाएगी और आयरन आपका कैसा दिखाई देगा, आपका लस्ट्रस नजर आएगा, लस्ट्रस आपका नजर आएगा, ये आपका थोड़ा डल सा नजर आएगा, क्या है, आपका डल सा नजर आएगा। इस सेम सीन आपका एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही आप इसको क्लीन करेंगे, तो अगर आप इसको क्लीन करेंगे तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है आपकी वो रिमूव हो जाएगी और आपका एल्युमिनियम आपका कैसा होएगा, आपका ये भी आपका लस्ट्रस होएगा, ये भी आपका क्या होएगा, लस्ट्रस होएगा, ठीक है, ये भी आपका लस्ट्रस होएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि आपका प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट का मतलब क्या है, मेटल्स आपके लस्ट्रस होते हैं प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट क्या है भाई, जो ऐसी स्टेट जिसमें वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे हो। आपका एल्युमिनियम है तो आपका एल्युमिनियम हो, ठीक है, आपका मेटल आर लस्ट्रस इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट मतलब आपका विदाउट रिएक्ट विद एनी मेटल या एनी नॉन मेटल। एल्युमिनियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा हुआ ना हो, मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा हुआ ना हो, ठीक है, तो आपके इसके अंदर हमें क्या देखने की मिलेगी, लस्ट्रनेस आपके देखने को मिलेगी। तो ये वाली एक्टिविटी काय को डिफाइन कर रही है कि मेटल आर लस्ट्रस, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड ट्राई टू कट दिस मेटल विद अ शार्प नाइफ। क्या आप कट कर पाएंगे, भाई लोहा है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, क्या मैं इसे काट पाऊंगा, नहीं काट पाऊंगा, नहीं काट पाऊंगा, नहीं काट पाऊंगा। अगर लोहे का कोई आपका नेल है, नहीं काट पाऊंगा। बट अगर आप देखेंगे कि सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है, अगर मैं उसको नाइफ से काटूं, अगर मैं उसको नाइफ से काटूं तो कट जाएगा। इसका मतलब आपका इन जनरल मेटल सॉलिड है, बट आपका एक्सेप्शन भी है जो कि आपका क्या सोडियम है, क्योंकि आपका ये सॉफ्ट होता है। ये आपकी किस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, मेटल्स आर सॉलिड। ये कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, आपका हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, मतलब हार्ड होते हैं, सॉलिड क्या हार्ड होते हैं। अगर आप हार्ड वर्ड लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, हार्ड, ठीक है, क्या होते हैं आपके हार्ड, ठीक है, मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, हार्ड कहाँ पे है, इसको मैं रफ करके क्या लिख देता हूँ, हार्ड, ठीक है, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल आपके सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके हार्ड, मेटल्स आपके क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बहुत ही आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है और मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं ताकि आपका लॉन्ग रन तक आपके याद रहे, ठीक है। आपके ये हार्ड वाली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। अब आपकी एक प्रॉपर्टी और है, दैट इज अ सोनोरस। मेटल्स आपके क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, मतलब सोनरस आपने सुना होगा, मतलब सोनरस का मतलब होता है आपका साउंड प्रोड्यूसिंग। अगर फॉर एग्जांपल आप इस पे अगर मैं मेटल लाऊं और इसको बजाऊं तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आपको आवाज आ रही होगी माइक में, आ रही है, क्या है आपका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का होता है इन जनरल बना हुआ, या फिर आपके ब्रास के भी होते हैं, कुछ आपके कॉपर के भी होते हैं। तो मेटल्स आपके क्या है, सोनरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं, क्या होते हैं आपके, साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। मेटल्स आपके क्या होते हैं, आपके साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको एग्जाम्पल ही क्वेश्चन में पूछेगा इन जनरल कि भाई सोनरस होते हैं आपके साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। अगर आपने एक मेटल लिया और 3-4 मेटल लिया आपस में टकरवाए, ठीक है, या फिर मैं उस पर आपका, अच्छा हाँ, मैंने आपका एक आयरन का आपका आपकी आयरन की मैंने एक आपका इस तरीके से आपके रोड ली, ठीक है, और मैं इस पे आपका हैमर मारूं,
4-5 हैमर मारूंगा तो ये बहुत पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा मतलब आपका शीट बन जाएगी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको, मैलिएबल कहते हैं। क्या भाई, आपका जिंक ले लें, आयरन ले लें, लेड ले लें, कॉपर ले लें, उस पे 3-4 आपके हैमर मारें तो आपको क्या मिलेगी, शीट मिल जाएगी। मतलब आपके मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल इनटू कन्वर्जन इनटू आपका शीट्स वैल्यूएबिलिटी बताया था। डू यू नाउ दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। जो बात मैंने आपको बताई है कि गोल्ड और सिल्वर आपके क्या होते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल मेटल होते हैं। गोल्ड और सिल्वर आपके मोस्ट वैल्यूएबल मेटल होते हैं। क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन आने के चांस आपके यहां से हैं। क्वेश्चन आने के चांसेस आपके कहां से हैं, यहां से। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द एबिलिटी ऑफ, आपने अपने घर में आपके वायर देखें काय के होते हैं, मैंने बात बताई आपके कॉपर के होते हैं या एल्युमिनियम के होते हैं इन जनरल। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। गोल्ड जो है आपका सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। जो बात मैंने आपको ये बताई थी, ये बताई थी भाई, बताई थी। मोस्ट डक्टाइल मेटल है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। क्यों है, मैंने आपको ये वाली बात आपकी यहां से आपकी समझाई कि भाई क्या बताइए, मैलिबिलिटी के लिए बताया, क्यों है मोस्ट, क्यों है मोस्ट के पीछे आपका रीजन क्या है, वो वाली बात मैंने आपको बताई अभी कि भाई गोल्ड आपका क्या है, सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट है, डक्टाइल मेटल है। Can be given, it is because their malleability and ductility that metal can be given different shape according to their need। भाई गोल्ड की ज्वेलरीज बनती है, जैसे चाहो वैसे ज्वेलरी बना दो, जैसा चाहो वैसा तार बना दो, जैसा चाहो वैसे शीट्स बना दो। वो बहुत ज्यादा डक्टाइल और मैलिएबल है। आगे क्या कह रहा है, कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। मैंने अभी दिखाया आपका एल्युमिनियम के होते हैं, भाई कॉपर के भी होते हैं, और आपका एलॉय होता है जिसको हम बिरास कहते हैं। बिरास का, ये आपका बिरास आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल होता है। आपका बिरास आपका एलॉय है, ये आपका इसके अंदर मल्टीपल आपके ये मिक्सचर ऑफ मेटल आपका होता है। मिक्सचर ऑफ मेटल आपका देखने को मिलता है, फिजिकल मिक्सचर होता है, ना कि आपका कोई मेटल। वैसे यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आपकी मेटल की बात कर रहा है, तो मैं इसको मैं रफी कर देता हूँ बिरास। ठीक है, आपका एल्युमिनियम के और कॉपर के मेटल होते हैं, आपके बर्तन होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम के और कॉपर के बर्तन आपके घर में देखने को मिल जाएंगे। सोने के बर्तन भी देखने मिल जाते हैं भाई, राजा महाराजाओं के यहाँ पे, राजा महाराजाओं के यहाँ। और चांदी के भी देखने मिल जाते हैं आपके। ठीक है, चांदी के भी देखने मिल जाते हैं, चांदी के बर्तन भी होते हैं भाई, सोने के बर्तन भी होते हैं, आपके एल्युमिनियम के भी होते हैं और आपके कॉपर के भी होते हैं। डू यू नो व्हाई दिस मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स? यस, आपका पहला रीजन क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने आपको बात बताई, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या रीजन है इसका भाई, थर्मल कंडक्टिविटी की हीट अच्छे से ट्रांसफर होती है, यूनिफॉर्म ट्रांसफर होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद कर रहा हूं तो एक हीट आपके एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी आपकी अच्छी है। और सेकंड रीजन जो था वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकंड रीजन मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ठीक है, सेकंड रीजन आपको मैं अब बताता हूं। क्या है आपका सेकंड रीजन, मेटल्स का क्या होता है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स का क्या होता है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपका मेटल्स का क्या होता है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जहां पर सॉलिड आपका क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उस टेम्परेचर को कहते हैं वेयर सॉलिड get converted into liquid। ठीक है, आपका क्या है, सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को आपका कह देते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को आपका कह देते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को कह देते हैं। इसको मैं अभी इधर रखता हूं, बट इसके अंदर भी आपके कुछ एक्सेप्शन है। आपका एक एक मेटल होता है गैलियम, और एक होता है आपका सीजियम। ठीक है, वो इतने उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो रूम टेम्परेचर पर ही, मतलब आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस,
उससे कुछ ऊपर, फॉर एग्जांपल मैंने अपने हाथ पे रखा, बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री के आसपास है, ठीक है? मतलब 29 और 30 डिग्री के आसपास जैसे ही मैंने अपने पाम पर रखा, गैलियम और सीज़ियम आपके मेल्ट हो जाते हैं। तो आपका गैलियम एंड सीज़ियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम एंड सीज़ियम का मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है? वेरी लो। ये आपका इसका गैलियम का सिंबल है, ये सीज़ियम का सिंबल है। गैलियम एंड सीज़ियम का मेल्टिंग पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। Even melt it on the palm. Melt on palm. जैसे ही आपने हाथ पे लिया वैसे ही आपका मेल्ट हो जाएगा। हाथ पे जैसे लिया गैलियम और सीज़ियम आपका क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। गैलियम और सीज़ियम आपका क्या है? मेल्ट हो जाएगा। गैलियम और सीज़ियम आपका मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका ये प्रॉपर्टी भी आपकी, ये वाली प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी भी मैं आपकी अगर मैं अपने किचन वेसल्स को बनाने के लिए सोचूंगा नहीं सोचूंगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एल्युमिनियम है, अगर ये एल्युमिनियम 30 डिग्री पे मेल्ट हो जाए तो इसका काम क्या है? कुछ काम नहीं है भाई, ये तो हमारा खाना का बनता है, 100 डिग्री से आसपास आपका टेम्परेचर होता है। अगर मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री से नीचे रख दूं मान लो, तो ये तो पिघल जाएगा। इसका काम क्या है फिर? तो हम मेटल आपका ऐसा लेते हैं अपने बर्तन बनाने के लिए कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, वो वाला मेटल नहीं। गैलियम और सीज़ियम का थोड़ी बनाएंगे हम। भाई ये तो 30 डिग्री के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और ये तो मेल्ट हो जाएगा। तो मेटल्स, इसी वजह से हम मेटल को चूज करते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है आपके बेसल्स बनाने के लिए। ठीक है, बेसल्स बनाने के लिए। तो आपका कुकिंग वेसल्स के लिए एक तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में सोचेंगे, और दूसरा काय के बारे में सोचेंगे? आपका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरा आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, क्या कह रहा है? टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैंप दिस वायर ऑन अ स्टैंड। ठीक है, आपने क्या किया? हमने जैसे आपका समझाया था कि भाई मैंने आपका फ्राइंग पैन लिया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्राइंग पैन लिया, तो आपकी हीट क्या है? आपकी कंडक्ट हो जाएगी। यहाँ आपका इनिशियली आपका टेम्परेचर आपका ग्रेटर था, T2 T इनिशियल आपका, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर 0 था। हीट आपकी इधर मूव करेगी, तो जैसे ही आपका ये T फाइनल, यहाँ का आपका T2 फाइनल, और आपका ये वाले को मैं कह देता हूँ T1 फाइनल आपका बराबर हो जाएगा, तो आपका हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, क्योंकि आपका थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब हमारे पास क्या था? हमने लिया एल्युमिनियम और वायर, और यहाँ पे मैंने आपका पिन लगा दिया। ठीक है, पिन, ठीक है, फ्री एंड ऑफ वायर, और मैंने यहाँ पे आपका पिन लगा दिया। तो क्या देखने को मिला? हीट द वायर विद अ स्प्लिट लैम्प। मैंने इसको हीट किया कैसे? स्प्लिट लैम्प से। तो क्या कह रहा है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि भाई यहाँ पे जो आपका बैक्स है, ये वाला बैक्स आपका पिघल जाएगा, और ये आपकी पिन आपकी क्या है? गिर जाएगी। पिन आपकी गिर जाएगी, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो गई। द above activities show that the metal are the good conductor of heat and have high melting point. मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। ही और सिल्वर भी आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आपका क्या है? सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर क्या है आपका? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लिख देता हूं मैं इसको कि आपका सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। भाई सिल्वर आपका बहुत अच्छा मैलिएबल भी है, सिल्वर आपका डक्टाइल इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपका गोल्ड है, और आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी है। सारी चीजें आपके सिल्वर आपके शो कर रहा है। वायर में इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि भाई कॉस्ट बहुत ज्यादा है गोल्ड की या सिल्वर की, तो इस वजह से हम इसे वायर बनाने में भी यूज नहीं करते। शीट्स आपकी बनती हैं जैसे कि आपके स्वीट्स वगैरह में हम आपकी यूज करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? तो आपका क्या कह रहा है? और लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और मरकरी आपके क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। आपने देखा होगा मरकरी आपका क्या होता है? लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मरकरी क्या होता है आपका? लिक्विड होता है आपका रूम टेम्परेचर पे। ये वाली बात आपने देखी या नहीं देखी? ठीक है, मरकरी आपका क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपकी ये वाली बात भी कह रहा है कि लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आगे क्या बात कर रहा है कि भाई मेटल आपके कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
भाई इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं क्योंकि डक्टाइल है, इसी वजह से हम इसको वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। डक्टिलिटी और आपकी कंडक्टिविटी में आपका थोड़ा डिफरेंस है, समझिए। वायर आपका नॉन इलेक्ट्रिक वायर भी हो सकता है, बट कंडक्टिविटी वो है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, इस बात को आपको सोचना होगा। ठीक है, कंडक्टिविटी के लिए हम उसको लेते हैं जो आपका ज्यादा अच्छा आपका कंडक्टेबल हो, लेकिन आपका डक्टिलिटी में हम क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल वायर लेते हैं, बट आपकी कंडक्टिविटी में हम उस चीज को कंसिडर करते हैं जो ज्यादा अच्छे कंडक्टेबल हो, ज्यादा अच्छे कंडक्टर हो। तो कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब जिसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या हो जाए, कंडक्ट हो जाए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या हो जाए, कंडक्ट हो जाए। तो मेटल आपके क्या है, आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई आयरन है, कॉपर है, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, एल्युमिनियम बहुत अच्छा कंडक्टर है। हमारे जो घर के वायर होते हैं कॉपर और एल्युमिनियम के होते हैं, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं आपके, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपके क्या है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर है और आपका एल्युमिनियम है, कॉपर है एंड आपका एल्युमिनियम है, ये आपके बहुत अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर एंड आपका एल्युमिनियम आपके अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है आपका, भी देखते हैं, यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे होंगे। तो आपका क्या है, मेटल्स क्या है आपके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। You must have seen that a wire that carry current in your home having a coating of polyvinyl chloride। अगर आपने देखा होगा कोई वायर होता है तो उसके ऊपर कवरिंग होती है पीवीसी की। क्यों होती है आपका, वो इंसुलेटिंग होती है। पीवीसी आपके क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है। पीवीसी आपकी क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है। पीवीसी आपकी इंसुलेटर होती है और नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वाली बात भी पता चल गई, आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नॉन कंडक्टर है आपके। और वायर, इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंसेस। भाई हम क्यों करते हैं, भाई हमारी अगर हमने छू लिया, हम भी एक अच्छे कंडक्टर हैं, उससे वो कवर है, वो कंडक्टर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी और हमारी डेथ हो सकती है। तो इसी वजह से हम क्या पीवीसी की कोटिंग करते हैं, जो कि आपका एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। व्हेन व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, वे साउंड प्रोड्यूस करता है। डू दे प्रोड्यूस साउंड, यस, द मेटल प्रोड्यूस अ साउंड, हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल। भाई यस, अब हम कह सकते हैं कि भाई मेटल आपके सोनरस होते हैं, आपके साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं आपके, साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, अब बात क्या है, मैंने आपको बात बताई थी मेटल्स आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। ये वाली बात मैं बताता हूं। मैंने यहाँ पे बात लिखी थी, उस सबसे पहले बात लिखी थी हार्ड, या मैं कह सकता हूँ उसको सॉलिड भी कह सकता हूँ। तो मेटल्स आपके हार्ड या सॉलिड होते हैं इन जनरल, और आपका एक्सेप्शन क्या है, मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं, ठीक है, आपके सॉलिड भी होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड। एक तो भाई हार्डनेस और सॉफ्टनेस वाली बात आ गई, और मेटल्स आपके क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं एक्सेप्ट आपका मरकरी। आपने थर्मामीटर के अंदर देखी होगी मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी आपने थर्मामीटर के अंदर देखी होगी, जो होती है लिक्विड होती है, आपकी लिक्विड होती है, लिक्विड होती है, वैसे ही आपका लिक्विड क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, और मरकरी की वजह से आपके न्यूरल डिसऑर्डर भी हो जाता है। अगर मरकरी का इनहेलेशन को, अगर मरकरी को आपका इंटेक हो गया, या मरकरी आपके किसी तरीके से बॉडी में पहुंच गई, तो इससे आपका न्यूरल डिसऑर्डर हो जाते हैं, नर्वस डिसीज हो जाती है, न्यूरल डिसीज आपको हो सकती है। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देख ली, मेटल आपके लस्टरस हैं, मेटल आपके मैलिएबल हैं, सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन है, डक्टाइल हैं, और आपके मेटल आपके हार्ड हैं, सॉलिड हैं, एक्सेप्शन क्या है, ये सारी चीजें हमने आपकी क्या है देख ली। ये सारी चीजें हमने क्या है आपकी देख ली। आपके ये भी देख लिया पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका क्या होता है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल, देखिए नॉन मेटल क्या है, जैसे आपका अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपका इन जनरल आपका एस ब्लॉक है, वो आपको काय को बिलोंग करता है, मेटल को। आपके डी ब्लॉक के अंदर आपके मेटल होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर भी आपके मेटल होते हैं, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आपके मेटल है, ठीक है। कुछ आपके मेटलोइड है, बट पी ब्लॉक के अंदर देखें, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, अ, आपका टिन हो गया, या लेड हो गया, बट आपके कुछ यहाँ पे मेटल भी आते हैं, ठीक है, कुछ आपके मेटल भी आते हैं, बट इन जनरल आपके मेटल और आपके मेटल्स क्या हैं आपके, नो सॉलिड है। मेटल आपके क्या है, सॉलिड है। कहने का मकसद क्या है, मेटल क्या है आपके, सॉलिड है।
बट अगर मैं बात करूं कि नॉन मेटल की, नॉन मेटल क्या होते हैं आपके, नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल आपके सॉलिड भी होते हैं, नॉन मेटल आपके गैसियस भी होते हैं, ठीक है, आपके सॉलिड भी होंगे। जैसे भाई कार्बन है, ज्यादातर कार्बन की चीजें से कोल है, कोयला है, कोयले की खदान होती है, तो भाई कोयला है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब क्या है, डायमंड तो आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, ठीक है, तो आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं या आपके गैस होते हैं, ठीक है, एंड गैसियस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं गैसियस होते हैं, ठीक है, ठीक है, आपके क्या होते हैं, गैसियस होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सॉलिड होते हैं या आपके गैसियस होते हैं, सॉलिड जैसे कि आपका डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया, हार्ड या सॉलिड कह सकते हैं, डायमंड आपका सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हो गया। और अगर मैं बात करूं गैसियस में, भाई ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ठीक है, और आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन गैस हो गई। बट ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन आपका रूम टेम्परेचर पर आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म होती है, ब्रोमीन की आपके लिक्विड फॉर्म होती है, ब्रोमीन आपका क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये आपका एक्सेप्शन आपको याद रखना है। और आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है आपका, आपका डायमंड है। और आपका इसका एक एलोट्रोप सोर्स होता है ग्रेफाइट, कार्बन का डायमंड का मतलब कार्बन और क्या है आपका, डायमंड का एक एलोट्रोप है, इसका आपका एलोट्रोप होता है एक और होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट, वो आपका थोड़ा सॉफ्ट होता है और वो एक अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो नॉन मेटल्स क्या हो गए आपके, सॉलिड हो गए, और नॉन मेटल आपके नॉन लस्टरस होते हैं, ठीक है, नॉन लस्टरस होते हैं आपके, मतलब ये चमकीले नहीं होते, डल होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं। बट एक एक्सेप्शन आयोडीन अगर आप देखेंगे वो बहुत चमकीला होता है, आयोडीन आपका क्या होता है, आयोडीन आपका लस्टरस होता है, आयोडीन आपका क्या होता है, लस्टरस होता है, आयोडीन आपका क्या होता है, लस्टरस होता है, ठीक है। आयोडीन, अब नमक देखें, नमक के अंदर आयोडीन होता है, आयोडाइज सोल्ट, आयोडाइज सोल्ट के नाम पर आपका नमक सेल होता है जो हम घर में यूज करते हैं NaCl के अंदर, भाई आयोडाइज है, आयोडाइज होगा तो आप वो अच्छा नमक है, तो उसके अंदर आप अगर अंधेरे में देखें थोड़ा चमकीलापन सा आपको नजर आपको आएगा, वो आपके क्या होते हैं, लस्टरस आपके होते हैं, ठीक है, लस्टरस होते हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न वेरी फ्यू नॉन मेटल एज कंपेयर टू मेटल, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, जो मैंने आपकी बात बताई, और आपके क्या एग्जांपल हो गए, सल्फर, ठीक है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन व्हिच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, व्हिच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है। डू नॉन मेटल आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर ऑफ द मेटल, क्या नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी सेम हो सकती है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज कुछ कुछ नॉन मेटल आपके शो कर सकते हैं। तो आपकी ये वाली बात कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपकी मैंने ये वाली बात देखो अभी बताई है कि ऑल द मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आपके मरकरी के अलावा, मैंने लिखा भी होगा आपका, मरकरी के अलावा, मरकरी के अलावा आपका मरकरी जो है आपका लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर आपकी क्या है, ये आपके लिक्विड होती है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मतलब एक पैमाना बनाया है हमने इन सब चीजों को देखने के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 300 डिग्री पे देखूं, पर 300 डिग्री पे कोई चीज सॉलिड लिक्विड मिलेगी, तो हमने सब चीजों को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से स्टडी करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस हमने सारी बातें जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, ये सब प्रॉपर्टी आपकी काय पे है, रूम टेम्परेचर पर है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी काय पे हैं, रूम टेम्परेचर पर हैं। तो क्या कह रहा है, यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, एल्युमिनियम मैंने बता दिया, फिर इसको ले आऊं, देखिए भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, आपको याद रहेगा भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हाई होता है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटल का बना हुआ है इस वजह से। तो आपका क्या कह रहा है, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जैसे पाम पे रखेंगे वैसे ही आपका क्या है, आपका ये गैलियम एंड सीजियम आपका मेल्ट हो जाएगा। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट लस्टरस, ये वाली बात भी बता दी। कार्बन आपका नॉन मेटल है जो कि आपके डिफरेंट फॉर्म में भी मिलता है, जिसको एलोट्रोप कहते हैं, इसको हम इन डिटेल आपका जब कार्बन के एलोट्रोप डायमंड और ग्रेफाइट हम पढ़ेंगे तो तब हम इसको देखेंगे। डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, मैं अगर मैं बात करूं जो कि आपका अभी तक हम जानते हैं, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये वाली बात भी मैंने आपको बताई है, जो अगर हम जितने भी सब्सटेंस हम जानते हैं उसके अंदर आपका डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है जितने हम अभी तक आपके जानते हैं उन सब में, नोइंग सब्सटेंस में सबसे ज्यादा हार्ड आपका क्या है, डायमंड है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नोन, आपका जितने हम आपके जानते हैं। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन है,
इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वाली बात भी मैंने आपको बताई है, बट हम ग्रेफाइट और कार्बन जब पढ़ेंगे आपका इसको अच्छे से हम आपका स्टडी करेंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई कि सोडियम जो है आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है, मैंने ये बात बताई थी आपको कि भाई सोडियम आपका सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट चैप्टर के अंदर, एल्कली क्या होते हैं, ठीक है, मैंने एक बात बताई थी आपको कि भाई एल्कलीज क्या होते हैं, ठीक है, आपके एल्कली क्या होते हैं, एल्कली या एल्कली कहते हैं, ठीक है, एल्कली। अल्कली ऐसे मेटल होते हैं जो आपके पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएं और क्या बना लें, ऑक्साइड बना लेंगे पानी के अंदर, मेटल्स दैट आर मेटल्स का ऑक्साइड लिखना ज्यादा बेहतर है कि उन मेटल्स का ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स, एल्कली मेटल हम उसको कह देते हैं कि मेटल ऑफ दीज ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। और क्या बना लें, आपका हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, ठीक है। तो इसके एल्कली मेटल मैंने आपकी वहां बताई थी, एल्कलीज बताई थी, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम मेटल इज एल्कली मेटल। सोडियम, लिथियम, तो इसके सबके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो आपके ऑक्साइड होते हैं, पानी के अंदर सोल्व होते हैं और सोल्यूबल होते हैं और आपके हाइड्रोक्साइड की फॉर्म हो जाती है। अच्छा, और मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूं, एल्कली क्या होते हैं आपके, इन जनरल आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एल्कली आर सॉफ्ट। क्यों आपके सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं आपके एल्कली। इस सॉफ्ट होने की वजह से एल्कली की डेंसिटी लो हो जाएगी, भाई डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, इनकी लो हो जाएगी, हल्के हो जाएंगे, तो इनकी डेंसिटी आपकी क्या होती है, एल्कली आर सॉफ्ट एंड डेंसिटी इज वेरी लो, डेंसिटी बहुत ज्यादा इनकी लो होती है, डेंसिटी इज वेरी लो, भाई हल्की चीज है, सॉफ्ट है, भाई अगर स्पंज देख लें सॉफ्ट होता है एकदम, उसकी डेंसिटी कितनी कम होती है, डेंसिटी इज वेरी सॉफ्ट। इसी तरीके से वेरी लो, इनकी भी आपकी डेंसिटी आपकी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका आपका बहुत ज्यादा लो होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बहुत ज्यादा लो होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बहुत ज्यादा लो होता है। तो क्या कह रहा है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये वाली बात भी कह रहा है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बहुत ज्यादा लो होता है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब एकदम पिघल जाएंगे भाई, सॉलिड से लिक्विड एकदम बन जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बहुत ज्यादा लो होता है, बट गैलियम और सीजियम से तो ज्यादा ही होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। इतना मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा जितना आपका आयरन का है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप देखें आयरन की फर्नेसेस में अगर आप जाएं, बिरास इंडस्ट्री जैसे मुरादाबाद आपका है, तो वहाँ फर्नेसेस लगी हुई होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे कॉपर है या जिंक है, उसको अगर आपको मोल्टन स्टेट में अगर लाना है, तो लगभग वो बहुत हाई टेम्परेचर पर इंडस्ट्रीज रन होती हैं, लगभग आपका 600 700 डिग्री 1000 डिग्री के आसपास के आपके टेम्परेचर पर वो इंडस्ट्रीज आपके रन होती हैं। तो 300 डिग्री हो गया, 400 डिग्री में हाई टेम्परेचर होता है, तो सोडियम पोटेशियम इतने टेम्परेचर पर रख दिए तो आग लग जाएगी। इवन ये आपका रूम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेता है सोडियम, तो आपके तो आग पकड़ लेगा, तो इसलिए आपका ये आपके क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अब बात करते हैं, ये सारी थी आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा भाई मेटल आपके लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते, जैसे आपका आयोडीन आपका लस्टरस होता है। और हमने क्या बात करी आपकी कि मेटल आपके सॉलिड होते हैं, मेटल आपके मैलिएबल होते हैं, मेटल आपके डक्टाइल होते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर, और केमिकल प्रॉपर्टीज वही हैं जो एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ाई हैं, कि भाई मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड का कैसा नेचर होता है, तो वो सारी चीजें हमने वही बताई हैं। देखते हैं आप आज कितना कवर कर पाते हैं, लाया तो हमको ज्यादा था, लेकिन देखते हैं कहाँ तक का हम कवर कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको ये, ठीक। आज हम मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। भाई मेटल किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, पहली प्रॉपर्टी आपकी ये, ठीक है, ठीक है, रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा मैं मेटल की, फिर नॉन मेटल की देखूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ऑफ मेटल, ठीक है। भाई मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम इज अ मेटल या नहीं, मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है। और मैं यहाँ पर पहले क्या देखूंगा, ऑक्सीडेशन देखूंगा, ठीक है, बर्निंग या ऑक्सीडेशन है, बर्निंग इज ऑक्सीडेशन।
अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज जल रही है तो आपका वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो पहले मैं क्या देखूंगा, आपका बर्निंग या आपका ऑक्सीडेशन देखूंगा। ठीक है आपका, या मैं कह सकता हूं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका मैग्नीशियम रिबन ले लूं, मैंने मैग्नीशियम रिबन को बंद कराया था, पिछले चैप्टर में भी कराया था और उससे पहले भी कराया था। ठीक है, अगर मैंने आपका मैग्नीशियम रिबन को आपका बंद किया, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। किस कलर का पाउडर होता था, व्हाइट कलर का पाउडर होता था, व्हाइट कलर का होता था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम का कलर कैसा होगा, थोड़ा सिल्वरिश टाइप होता है आपका, तो इसका कलर आपका ग्रेइश होता है, इसका आपका थोड़ा व्हाइट होता है। ठीक है, इसका व्हाइट होता है और ये थोड़ा सा आपका ग्रे कलर का होता है मैग्नीशियम। ठीक है, ग्रे कलर का होता है। और ये मैग्नीशियम कैसे बर्न करता है, विद अ डैजलिंग फ्लेम। ठीक है, इसी वजह से हम सनग्लासेस यूज कर रहे थे, बर्न विद डैजलिंग फ्लेम। अच्छा, और मैंने आपकी एक बात बताई थी पिछले चैप्टर के अंदर कि भाई मेटल का ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। अब हम उसी चीज को यहाँ प्रूफ करेंगे। भाई मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, पानी के अंदर आपका मैंने डिसॉल्व कराया। ठीक है, तो क्या होगा, पानी के अंदर बन जाएगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। भाई अगर कोई एसिड या बेस है तो पानी के अंदर अपना इफेक्ट शो करता है या नहीं करता, करता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, यस, कैसा बना, एक्वस बनेगा। मैंने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डाल दिया, जब मैंने इसको डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो ये ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा और रेड लिटमस को कैसा करेगा, भाई रेड लिटमस को आपका ब्लू कर देगा। भाई रेड लिटमस को ब्लू कर देगा क्योंकि ये बेस है। मेटल का ऑक्साइड आपका बेसिक इन नेचर होता है, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि रेड लिटमस को क्या कर देगा, आपका ब्लू कर, रेड लिटमस को आपका ब्लू कर देगा। और ब्लू लिटमस कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा। ब्लू लिटमस आपका कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा, क्योंकि कुछ चेंज आपका नहीं आने वाला, ब्लू लिटमस आपका ब्लू ही रहेगा, ब्लू ही रहेगा। ठीक, क्योंकि आपका मेटल का ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और बेसिक इन नेचर। पानी के अंदर आपका कैसा इफेक्ट शो करेंगे, बेसिक सा इफेक्ट शो करेंगे, बेस की तरह आपकी अपनी प्रॉपर्टी आपकी शो करेंगे। ठीक है, ये सीन हो गया मैग्नीशियम के साथ। अगर मैं यही सीन आपका लिखूं कॉपर के साथ, कॉपर के साथ भी मैंने बताया था, भाई कॉपर लिया और कॉपर का मैंने ऑक्सीडेशन कराया, तो क्या हुआ भाई, कॉपर ऑक्साइड बन रहा था, नहीं बन रहा था, बन रहा था। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा था। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का था, ब्लैक कलर का था। और अगर मैंने इस कॉपर ऑक्साइड को पानी के अंदर डाला तो क्या बनेगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, लिटमस पेपर के ऊपर आपका रेड लिटमस आपका ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस आपका कैसा हो जाएगा, रेड लिटमस आपका कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस आपका क्या हो जाएगा, रेड लिटमस आपका, रेड लिटमस आपका ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस आपका ब्लू हो जाएगा और आपका ब्लू लिटमस पे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ब्लू लिटमस आपका ब्लू ही रहेगा। ब्लू लिटमस तो ये ब्लू ही रहेगा। ठीक है, ब्लू लिटमस तो आपका ब्लू ही रहेगा। ठीक, तो मेटल का ऑक्साइड आपका, अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूं भाई, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, Al2O3 बना लेगा। और आपका, बट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, इसको अभी छोड़ देता हूं क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। इट एक्ट एज लाइक एसिड और बेस दोनों आपका एक्ट करेगा। इस चीज को मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, बाद में बताऊंगा जब मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताऊंगा क्या होते हैं भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके। वैसे इसने दे दिया है इसके अंदर, हाँ, बट फिर भी कर सकते हैं, कोई नहीं। बट एल्युमिनियम को अगर मैं बताना चाहूँ तो बता भी सकता हूँ कि भाई एल्युमिनियम है, ठीक है, प्लस आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनेगा। रिएक्शन बैलेंस कर लें, ये भी कैसा करेगा, आपका पानी के अंदर आपका कैसा बिहेव करेगा, लाइक एसिड और बेस दोनों करेगा। एसिड और बेस आपका दोनों बिहेव कर सकता है, बट इन जनरल ये आपका एसिड कैरेक्टर शो करेगा अगर जब तक इसके पास आपका बेस नहीं है। अगर बेस होगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा और अगर एसिड होगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी आपका क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को ब्लू रहने देगा, क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी आपकी पानी के अंदर, काय की फॉर्मेशन होगी आपकी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ब्लू लिटमस तो ब्लू ही रहेगा और आपका रेड लिटमस आपका ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बट ये आपका एम्फोटेरिक होता है इन
एम्फोटेरिक ऑक्साइड में भी पढ़ते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक भी होता है। अगर एसिड आया तो बेस की तरह इफेक्ट करेगा, बेस आया तो आपका एसिड की तरह इफेक्ट करेगा, और एसिड आया तो बेस की तरह इफेक्ट करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो क्या कह रहा है कि आपका ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बात ठीक है। मैंने मैग्नीशियम लिया था कि भाई मेटल, अगर मैंने कॉपर ले लिया है, मैग्नीशियम ले लिया, तो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं आपका कि मेटल प्लस ऑक्सीजन आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, तो आपका कॉपर प्लस ऑक्साइड कॉपर बनाएगा, जो कि आपका ब्लैक कलर का ऑक्साइड होएगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड होएगा। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होएगा। ठीक है, ब्लैक कलर का होएगा, ब्लैक कलर का होएगा, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। और आपका एल्युमिनियम और आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड की भी फॉर्मेशन होगी। चैप्टर 2 के अंदर कॉपर ऑक्साइड के बारे में बात की थी, कि अब बात करते हैं, ये तो हमारी बन गई ऑक्साइड्स। ठीक है, ये सारी कैसी बन गई हमारी ऑक्साइड्स। ठीक है, तो एक्टिविटी के अंदर क्या कह रहा है, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड योर टीचर असिस्टेंस। ठीक है, आप क्या टीचर असिस्टेंट में एक्टिविटी करें। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकिंग अबव द विद द टोंग एंड, आपका क्या है टोंग, और उससे आप इसको पकड़ लें। जो भी सैंपल्स आपने लिए उसको आप क्या है टोंग से पकड़ लें। ठीक है, अच्छा, और आप क्या है उसको बंद कराएं, और आपके बंद कराने के बाद आप क्या देखें कि ये सारी चीजें आपकी हो रही है। नहीं कि भाई कॉपर आपका बंद हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, एल्युमिनियम आपका बंद हो रहा है तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड की बंद हो रही है। ठीक है, अब ये हमारे पास आपका लिटमस पे ऐसा चेंज शो करेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मेरे पास था आपका एल्युमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और मैंने आपका क्या ले लिया, आपका HCl। मैंने बात की मैग्नीशियम ऑक्साइड, और आपका क्या ले लिया, मैंने आपका HCl। मैंने एक बात करी, ये आपकी, अब मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, आपका रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद मेटल। ठीक, विद एसिड। भाई हमने पिछले चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ा था कि भाई एसिड प्लस मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया भाई मेटल का ऑक्साइड और एसिड। ठीक है, मैंने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपका एसिड। ठीक, ये किस नेचर का होता है, मैंने आपको बात बताई, आपका बेसिक इन नेचर होता है। मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर होता है। पिछले चैप्टर के अंदर बात बताई है पूरी मैंने आपको, और मैंने आपका यहाँ ले लिया आपका एसिड, और यहाँ क्या बना आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, और आपका क्या बनेगा, पानी बनेगा। एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनेगा। या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, क्योंकि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और HCl और आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और आपका वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बना, क्या बना, आपका सोल्ट और वाटर बना। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो मेटल का ऑक्साइड है कैसा बिहेव कर रहा है, बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। मैंने पीएच पे किस तरीके से चेंज होएगा ये वाली बात भी आपको बताई। ठीक है, मेटल ऑक्साइड आपका क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक, यहाँ देखें, तो बी रिकॉल दैट फ्रॉम द चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl। भाई अगर कॉपर ऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्ट करता था, क्या बनता था, कॉपर क्लोराइड बनता था, प्लस आपका वाटर बनता था। कॉपर क्लोराइड किस कलर का होता था, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता था, नहीं होता था, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता था। ठीक है, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता था। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता था। ठीक है, तो आपका एसिड प्लस बेस मेटल का ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर बन रहा है आपका सोल्ट, और आपका क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हमने क्या पढ़ा है, मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acid as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxide. तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके क्या होती हैं। हमने एक बात ये पढ़ी भाई, मेटल है कि एसिड और मेटल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, सोल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, आपका एसिड और मेटल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, एसिड फॉर एग्जांपल मैं आपका एसिड ले लूं, HCl ले लूं, पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया।
HCl ले लूँ और आपका ज़िंक ले लूँ, तो क्या बनेगा? ज़िंक क्लोराइड बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। हाइड्रोजन गैस क्या काम करती है? किस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस का पता लगाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि भाई हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हम इसका पता कैसे लगाते हैं? ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो आपकी निकल रही है तो हम इसका पता कैसे निकाल लगाते हैं? तो आपका जो ज़िंक ऑक्साइड है वो आपका क्या है? और आपका ज़िंक ऑक्साइड और आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ज़िंक ऑक्साइड और आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक हैं, तो इसके बारे में हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका पढ़ेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये रेड लिटमस को ब्लू भी कर सकता है और ब्लू लिटमस को रेड भी कर सकता है, बट आपका वो केस हम देखेंगे कहाँ कैसे करता है। बेस के साथ क्या करेगा और आपका एसिड के साथ आपका क्या करेगा। तो बेसिकली हमारा लेक्चर हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने आपकी जो बातें की आपकी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है एंड आपका जैसे कि आपका मैलिएबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, लस्ट्रस है और आपकी कंडक्टिविटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, ये सारी चीजें पढ़ी कि भाई नॉन मेटल के अंदर क्या एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट आपकी बात की, गैलियम और सीजियम आपके हाथ पे रखे तो पिघल जाएँगे। गोल्ड आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल आपका एलिमेंट है। मोस्ट डक्टाइल क्यों है? ये वाली बात भी मैंने आपको बताई कि भई मोस्ट डक्टाइल आपका क्यों है? और फिर मैंने आपके कुछ एक्सेप्शंस भी बताए जैसे ब्रोमीन है। ब्रोमीन आपका नॉन मेटल होने के बावजूद नॉन मेटल आपका सॉलिड और गैस में मिलते हैं। ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है, आपका फिर भी आपका लिक्विड में मिलता है। मरकरी आपका मेटल है जो कि आपका आपका लिक्विड मिलता है जबकि मेटल आपके सॉलिड होते हैं, आपके इन जनरल हार्ड होते हैं। और आपके मैंने बात बताई सोडियम आपका सॉफ्ट होता है, एल्कलीज आपके सॉफ्ट होते हैं, इनकी डेंसिटी आपकी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट आपका इनका लो होता है। इन जनरल आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका हाई होता है। फिर मैंने आपको बात बताई कि भाई किचन के वेसल्स हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, क्या चीजें सोच के डिजाइन करते हैं। पहली चीज थर्मल कंडक्टिविटी, दूसरी चीज आपके मेल्टिंग पॉइंट को हम सोचकर ये सारी चीजें आपके डिसाइड करते हैं। और फिर मैंने बताया कि भाई मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा है, तो मेटल का ऑक्साइड का नेचर में ये दिखा बेसिक इन नेचर। और मैंने आपको एक वर्ड और बताया एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट इज द एल्युमिनियम का ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। तो ये वाली बात हम बाद में करेंगे कि भाई ये आपके किस तरीके से आपका बिहेव करती है जब एसिड होता है तब और तब आपका मेटल होता है तब। तो हमने जो क्लासिफिकेशन का बेसिस बताया बनाया वो एक्चुअल में दो बेसिस क्या था कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और उस बेसिस पे हमने आपका मेटल और नॉन मेटल को आपका क्लासिफाई कर दिया। और आपका एलिमेंट्स को भी हमने आपका क्लासिफाई किया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अगले लेक्चर में ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एएलसी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। और आप हमारे जेएमआई एएमयू के जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उससे आप और भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं। इवन बायोलॉजी के लेक्चर्स भी साकिर चला रहे हैं और हो सकता है कल लाइव भी आए, तो आप लाइव को भी ज्वाइन करना ना भूलें। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर ये है और आप एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर पर जा सकते हैं और यज़दानी जेएमआई पर भी जा सकते हैं। और एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नहीं पढ़ा, उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हमने वहाँ पर सारी चीज़ें इतनी डिटेल में बताई हैं कि आपको यहाँ आपको एकदम समझ में आ जाएगा। कोई आपको बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस रिवीजन ही आपका करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। बट यहाँ पे जो एक नया पार्ट देखने मिलेगा दैट इज़ द मेटलर्जी, कि किस तरीके से हम किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या-क्या प्रोसेस होती है, बस वही नया पार्ट है। बाकी तो हमने सब चीज़ें पहले पढ़ी ही हैं, इवन 9th में पढ़ी हैं सारी प्रॉपर्टी। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया लेक्चर में बने रहने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।